मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज संबंधित। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं दोस्तों, चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, मौत इंसान को बेजान बना देती है, रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझना है मेरे दोस्त, आदमी की चाहत उसे भगवान बना देती है। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और दृढ़ संकल्प होकर लग जाइए, क्योंकि यहां से भैया आपका जो ये अवस्था चल रही है, इसी अवस्था में आप चाहे बन जाइए चाहे बिगड़ जाइए। आइए हम ज्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्न पर आते हैं और आपके लिए बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए हैं सर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का, किसका प्रारूप समिति का क्या है दोस्त, याद रखना, गठन किया था। प्रारूप समिति का क्या है, गठन किया था। यह कहा जाता है भैया, बहुत शानदार बातें लिखी हुई है, कब किया था प्रारूप समिति। संविधान का निर्माण जब हो रहा था दोस्तों, तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया 1946 ईस्वी में। कब किया गया, 1946 ईस्वी में। और 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कई बड़ी और कई छोटी समितियां बनी, और जो सबसे कारगर और सबसे अधिक क्या था, जो भैया कार्यरत थी समिति संविधान के प्रति, उनमें से एक थी क्या, प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इस समिति का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था, तो पहले समझ लेना चाहिए कि 1946 में संविधान सभा बनी। ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया, अच्छी बात है। 9 दिसंबर 1946 को पहले संविधान सभा की बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, सबसे बुजुर्ग होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, फ्रांस की तर्ज पर। जिस तरह फ्रांस के निर्माण में सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसी तरह यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद जस्ट दूसरे दिन ही क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया जाता है भैया, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद होता है क्या, यह गठन किसका, प्रारूप समिति का। कब, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य रहते हैं। कितने, 7 सदस्य होते हैं। यह जानना चाहिए, यह जानना चाहिए आपको, यह जानकर आपको प्रसन्नता होती होगी कि जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो कुल कितनी महिलाओं ने, पहली बैठक कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, यह प्रश्न अगर आए तो 9 महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। यह जानकर भी आपको प्रसन्नता होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। अगर कुल संविधान सभा में कितनी महिलाएं, तब आपका आंसर होगा 15। यह जानकर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, 15 महिलाएं पूरी थी। और साथ ही साथ, चलिए ये सारा पार्ट तो आप खुद ही जानते होंगे, लेकिन आपको हम बता दें, जब संविधान सभा के लिए क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था सदस्यों का, तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में से क्या होता है दोस्त, हार जाते हैं, हार जाते हैं। तब मुस्लिम लीग पार्टी की अगुवाई में इन्हें, जो आज पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट है, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वहां से इनको क्या किया जाता है भैया,
भैया, अर्थात संविधान सभा का सदस्य बनाती है कौन? मुस्लिम लीग पार्टी की अगुवाई में अर्थात सदस्य बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या होता है, 1947 में भारत के विभाजन होने के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश क्या होता है, पाकिस्तान में चला जाता है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी सदस्यता क्या हो जाती है दोस्त, समाप्त हो जाती है। तब जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर BN राव, किसके? संविधान के। जो संविधान का एक तरह से पूरा प्रारूप अगर किसी ने तैयार किया था तो वह कोई और नहीं, डॉक्टर BR अंबेडकर जी नहीं। याद रखना, BN राव ने सिर्फ समीक्षा किया था। किसने? ये लोगों ने, याद रखना, उसकी पूरी विवेचना किया था। प्रारूप समिति सदस्य जो समितियां में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। यह जानना आपके लिए जरूरी है। क्या गलत होगा, क्या सही होगा, कहां पर क्या सुधार होना, ये काम किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे सदस्य ने मिलकर के नहीं। तो यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी, जब सदस्यता समाप्त हुई डॉक्टर किसके? भीमराव अंबेडकर के, तो डॉक्टर जो BN राव थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि वह अध्यक्ष थे। और याद रखना, 2 अध्यक्ष थे, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे भैया? उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब संविधान सभा संसद के निर्माण के लिए अर्थात संसद के रूप में कार्य करती थी, संविधान के रूप में नहीं, संसद के रूप में कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता GV मावलंकर जी करते थे। तो इस तरह आप देख रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल। अब बता देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं क्या भैया, क्या कहा BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से? BN राव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में अहम रोल है, इसलिए उनको प्लीज सदस्य बना करके नहीं आप यहां पर लाइए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, महाराष्ट्र के उस समय के प्रधानमंत्री पद चलता था, उनका पद क्या है भैया, पत्र लिखते हैं और वहां से एक सदस्य को इस्तीफा दिलाया जाता है। वो सारी चीजें पॉलिटिक्स बताई जाती है, टेंशन ना लीजिए, कभी मौका मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा मौका से समझाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब वह सदस्य इस्तीफा देते हैं तो फिर से पुनः अर्थात जो आपका महाराष्ट्र अर्थात बंबई वाले क्षेत्र से इन्हें फिर से क्या होता है, अर्थात याद रखिएगा क्या किया जाता है, संविधान सभा का सदस्य चुना जाता है और फिर उसके बाद ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। ऐसा पूरा कार्यक्रम था यह जान करके। और अगर प्रश्न आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनमें से कहां के सदस्य थे संविधान सभा के, तो वहां पर याद रखना ये आपका महाराष्ट्र अर्थात बंबई वाले पार्ट पे ही टिक करना है, आपको कभी भी बंगाल वाले पार्ट में नहीं जाना है, याद रखिएगा। और जब यह ना दिया रहे बंबई वाला पार्ट, तभी आप जाइएगा कहां पर भैया, बंगाल वाले पार्ट में। तो इस तरह यह बहुत बड़ी कहानी रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है किसके, संविधान के निर्माण में। नहीं, जो ये 7 सदस्य थे इनमें से एक की मृत्यु भी हो जाती है, कोई अस्वस्थ हो जाते हैं, इसके कारण नहीं भाग ले पाते हैं समिति में ज्यादातर, लेकिन तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अहम रोल अपनाते हुए बहुत ज्यादा कार्य किया है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। किसने कहा था ये आगे कभी बताऊंगा। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखिए भारतीय संविधान का मनु भी कहा आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखिएगा भारतीय का आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, यह जान लीजिए। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यह भी बिल्कुल शानदार है। तो
अब क्या होता है, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, सब कुछ क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सब लोग बधाई भी देते, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, अंतरिम सरकार के रूप में राष्ट्रपति भी क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। याद रखना, ये जान लीजिए, निर्वाचन होता है, क्यों, भले ही कोई उनके सम्मुख ना खड़ा हुआ हो, बात की बात है, लेकिन यहां पर चुनाव का मतदान बढ़िया पर्चा पत्र भरा जाता है, यह जान लीजिएगा। तो इस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, जब सब लोग बधाई देते रहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बोलने की उनकी बारी आती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने संविधान के निर्माण में अध्यक्ष पद पर रहकर कोई अच्छा काम किया है, तो वह किया है प्रारूप समिति का गठन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसके अध्यक्ष पद पर बैठाना। यह था पूरा भैया स्टेटमेंट, जिसको आपको समझना चाहिए था, और ये पूरी बातें मैंने एक एक करके बता भी दी। अगला प्रश्न आप कहानी भैया, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए भैया, इसमें देख लीजिए मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं, अनुच्छेद 12 से लेकर के नहीं, याद रखिएगा 35 तक के बीच में पूरा पार्ट दिया हुआ है इसका, और इसमें 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जो 6 मौलिक अधिकारों में एक से एक मौलिक अधिकार है भैया। समानता का अधिकार है, ये जानते होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी भी अधिकार है, और साथ में संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। बाकी सारा पार्ट एक एक करके पढ़ाया जाता है, वो आगे की बातें हैं। यह जान करके बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नहीं जानना कि कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत ने इसे क्या किया है, अंगीकृत किया है। क्या भारतीय संविधान उधार का संविधान है? ऐसा 100 वाक्यों मतलब 100 शब्दों में लिख करके आप प्लीज भेजिएगा, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, है कि नहीं है। इस पर प्रश्न पहले आईएएस लेवल में, यूपीएससी लेवल में बनते थे, लेकिन आज भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यह जान लीजिएगा। शासन की संसदीय प्रणाली याद रखिए कहां से लिया गया था, यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। यूके अर्थात 4 देशों का समूह है, उसमें से याद रखिएगा स्कॉटलैंड है, क्या है, स्कॉटलैंड है, यह जानना आपके लिए चाहिए। इंग्लैंड है, वेल्स है। जब ये 3 देश मिलते हैं तो ब्रिटेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्रिटेन का निर्माण होता है, यह जान लीजिए। और इसी में जब क्या होता है, उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है। कौन? उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है, याद रखिएगा। तब यह क्या कहलाता है भैया, यहीं से एनी बेसेंट का संबंध, यह जानना चाहिए। तभी यह क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यूके कहलाता है। तो हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है, यूके से लिया है। संसदीय प्रणाली में याद रखिएगा 2 प्रधान होते हैं, अर्थात संसदीय प्रणाली में यह जानना चाहिए, एक जो सरकार बनती है वह वास्तविक प्रधान बनता है, और एक नाम मात्र का होता है। तो जो नाम मात्र का होता है, जिस तरह ब्रिटेन में क्या होता है भैया, राजा होता है, उसी तरह यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो वहीं नाम मात्र में ही नहीं, याद रखना हो गया है। अब वास्तविक की बात आती है, किसकी? वास्तविक प्रधान की बात आती है। तो वास्तविक जो प्रधान होता है वह कोई और नहीं, कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा, तो इस तरह यह जान लीजिए। अब प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधानमंत्री क्यों होते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है भैया किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है, और जनता के द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। और संविधान के अनुसार सर्वोच्च शक्ति कौन है भैया? संविधान सर्वोच्च कौन है? संविधान, लेकिन सर्वोच्च शक्ति कौन है? वह जनता ही है। इसलिए यह पूरा चीज आपको समझना चाहिए। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और आपात उपबंध जर्मनी से लेने के कारण आपको हम बता दें भैया, 3 तरह के आपात उपबंध अपने यहां बहुत दिए हैं, मेन कर खासकर, और भी वो पावर किसको मिली है? राष्ट्रपति से संबंधित है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ राष्ट्रीय
आपातकाल की बात की गई अनुच्छेद 352 में। फिर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र का विफल होना बोला जाता है इसका राज्यों में नहीं, तो यह जानकर भी वहां पर राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति लगाते हैं, या ना कहें तब भी राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जान लीजिएगा आप लोग। फिर क्या होता है उसमें है किसमें, अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख है। फिर अगला पार्ट हमारा अनुच्छेद 360 आता है जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात होती है, और यह स्थिति 1990-91 के बाद, मतलब 1990-91 के बीच में बनी थी। देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ाई थी, लेकिन 2008 में विश्व आर्थिक मंदी आई थी, खासकर अमेरिका जैसे जो वर्ल्ड पावर देश कहलाते हैं उनमें। लेकिन भारत में यह स्थिति 1990-91 के आसपास बनी थी। तभी वहीं पर उस समय फिर आगे चल के 1992 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और वहीं पर एलपीजी मॉडल बनाया जाता है ना। कौन, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हैं, वित्त मंत्री आपके मनमोहन जी, हमारे मनमोहन जी रहते हैं। तो इस तरह ये समझना चाहिए। फिर है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये प्रश्न बहुत शानदार है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिया गया है। और जानना चाहिए राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं, अर्थात अगर हम पाश्चात्य में बात करें तो मैक्स वेबर ने, बहुत बड़े जो थिंकर थे, उन्होंने दिया था कि अधिक से अधिक लोगों का विकास होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था, इसमें याद रखिएगा सर्वोदय शब्द का यूज किया था। किसका, सर्वोदय शब्द का यूज किया था। जो सर्वोदय शब्द है वो राम राज्य का अर्थात सूचक है, और यहां पर सर्वोदय कहानी सबका उदय, सब प्रकार से उदय। सबका उदय मतलब अर्थात धर्म जाति, मतलब किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो इसका सबका उदय हो गया। और सब प्रकार से उदय अर्थात आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं, और न्यायिक रूप से, अर्थात सभी तरह से क्या होना चाहिए दोस्त, अर्थात विकास होना चाहिए। है राम राज्य की संकल्पना। और गांधी जी जैसे लोगों ने कहा था, मतलब महान पिता जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से तो जाना ही जाता है, राष्ट्रपिता जिन्हें संज्ञा दी गई है, और पूरा भारत उन्हें राष्ट्रपिता की तर्ज में दिल पर आपको संजो कर रखना चाहिए, याद रखिएगा। तो क्या है, राष्ट्रपिता जी क्या कहते थे कि जिस दिन भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो अंतिम अर्थात सबसे गरीब तक की क्या हो जाए, योजना पहुंच जाए और उनका विकास हो जाए, समझ लेना उस दिन भारत क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। और यह चीजें आपको जानना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का आंसर जो था वह आपके सामने है, पहले का दूसरा, तो ये दोनों आ गए हैं। अब दूसरे का नहीं पहला, तो दूसरे का पहला ये वाला हो गया, 88 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं? तो चीन है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। रूस और क्या है, ब्रिटेन है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह प्रश्न अभी बन सकता है क्योंकि जब 1945 के बाद से, नहीं याद रखें, जब इसकी स्थापना हुई उसके बाद से क्या होता है, इसमें वीटो देश 5 अस्थायी सदस्य देश उपस्थित हो जाते हैं, 10 अस्थायी होते हैं जो हर 2 साल के लिए। इस बार भी भारत भी 2 साल के लिए इसका सदस्य अस्थायी रूप से बना हुआ है, याद रखिएगा। और इसी बार अभी 2020 में ही बने हैं, तो 2020-22 तक रहेंगे, यह जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा था ये समझिए। उन्होंने कहा था कि दोस्त याद रखिए, अब इसमें विस्तार होना चाहिए क्योंकि यह 21वीं सदी का चल रहा है कि वो 21 सेंचुरी है, और 21 सेंचुरी में बहुत कुछ बदल चुका है ना, अर्थात बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। तो इस तरह यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे देख करके नहीं आप सभी लोग को नहीं यह सारा प्रश्न सॉल्व करना चाहिए, यह सारा प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आते हैं, इनको प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह इतने शानदार प्रश्नों में से है। तो
जो आजकल देखिए आप लोग 5 ही देश हैं जो स्थायित्व रूप से बने रहते। भारत जैसे देश जब कब आतंकवाद को लेकर के क्या होता है याद रखने क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव पेश करते हैं तो क्या होता है तुरंत चाइना जैसे देश ने वीटो पावर का यूज करते हुए लगा देते हैं ना। यह जानना बहुत जरूरी है, गलत है ना यह जानना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हुई थी, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह भी जानना आपके लिए क्या है दोस्त, बहुत जरूरी है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जानकर आपको नहीं क्या होगी दोस्त, प्रसन्नता होगी, आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी। अब आगे देखिए दोस्त, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइएगा तो आ जाइए थोड़ा सा, तो इस तरह यह देख लीजिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए सभी लोग लाइव आ जाइए क्योंकि ये बहुत शानदार है। तो इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का देश नहीं है याद रखिएगा। 4 ऑप्शन है आपके, ब्राजील, भारत और रूस और साथ ही अफ्रीका। यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई होगी, जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अब जब ब्रिक्स का क्या है सदस्य नहीं है तो ब्रिक्स याद रखिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो यह 5 वर्ड मतलब 5 अल्फाबेट से देखिए बना हुआ क्या है अल्फाबेट। अब यहाँ अल्फाबेट ये नहीं क्रम में लगाना चालू कर दीजिए जी नहीं, अर्थात जो 5 क्या होते हैं ABCD के शब्दों से बना हुआ है ये कह दिया जाए। चलो भाई अब देखिए भैया ब्रिक्स है तो BRIC और यस है ना ब्रिक्स। तो ये देखिए जो ये 5 हैं इनमें से पांचों का अलग अलग अर्थ है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो B से ब्राजील है यह जानना चाहिए, R से रूस है, I से इंडिया है, ठीक है, और C से क्या है चाइना है, और S से साउथ अफ्रीका होता है मेरे दोस्त। याद रखना, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अफ्रीका दे दिया है और अफ्रीका एक महाद्वीप है, साउथ अफ्रीका देता तब जाकर सही होता, इसलिए यह क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। और जान लीजिए दोस्त इस समय भारत और चाइना के बीच बहुत ज्यादा तनाव है, जिसके कारण यह सम्मेलन में कहीं ऐसा ना हो जाए जो मिलकर बनाए हैं उसमें कोई समस्याएं उत्पन्न होने लगे जैसे सार्क जैसे में हो गई थी। याद रखिए पाकिस्तान वाले पार्ट को लेकर के। तो इस तरह आपको नहीं जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। पहले यह क्या था ब्रिक था, अर्थात 4 देशों का ही समूह था, लेकिन बाद में याद रखिएगा इसे साउथ अफ्रीका इसमें सम्मिलित हुआ था। अब आपके लिए प्रश्न यह है कि जो ब्रिक्स का अगला सम्मेलन होने वाला है वह कहां होगा और कब होगा, इसे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। अब आगे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, समावेशी विकास। यह PCS में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। तो समावेशी विकास का क्या है भैया, जोर देना था। समावेशी विकास अर्थात सब पर विकास पर जोर है, याद रखिएगा, वह हर तरह से विकास पर जोर देने की बात करता है। लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका विकास क्या है, संपोषणीय विकास पर जोर देना है। और संपोषणीय विकास मतलब संपोषणीय विकास कैसा दोस्त, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, अर्थात उन पर, खासकर उन राज्यों का जिनका अभी बहुत पिछड़े, खासकर उन जातियों को जो बहुत पिछड़े हैं, खासकर उन गांवों में जहां अभी असुविधाएं सुविधाएं, ये कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब जो पिछड़े हैं उन पर जोर था। यह देख लीजिए गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के अर्थात समय आया था, जब इंदिरा गांधी क्या हुआ था याद रखिएगा, चुनाव में हार जाती हैं तब वह गरीबी हटाओ का नारा लाकर फिर जीतती हैं, याद रखिएगा। और उद्योग विकास के लिए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं पर जोर देना चालू हो जाता
जाता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत याद रखिएगा ये किसकी तर्ज पर होती है, यूएसएसआर के तर्ज पर होती है, जहां पर 4 वर्षीय कार्यक्रम चलता था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया था, उसी की तर्ज पर यहां पर इसे स्थापित करवाए थे। याद रखिएगा उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह जानकर। अब वो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के याद रखिएगा 1956 तक, ये जानना चाहिए। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 साल 67, 68, 69 तक क्या होता है दोस्त, अर्थात योजना अवकाश वाला पार्ट रहता है, यहां रुकाव होता है। फिर याद रखना 69 से कार्यक्रम चालू होता है, अर्थात 169 से, और कब भैया 74 तक, 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष के लिए है, तो याद रखना पांचवी पंचवर्षीय योजना 14 से 78 तक मानी जाती है। यह जानकर आपको अच्छा लगा। फिर 2 वर्ष के लिए अवकाश, फिर 80 से 85, 85 से 90, ठीक है, 85 से 90, फिर 2 वर्ष की योजना अवकाश, मतलब फिर 92 से नहीं कितना 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 ऐसे मतलब चलती है भैया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, यह जान लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे है, आगे का देख लेते पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनूक को हिमभक्षी कहते हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती, जी एकदम सही है। सिरक्को को सिसिली में बहती है, सही बात है, लेकिन याद रखिएगा इसको रक्त वर्षा या ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। लिब्जर्ड चिली में बहती, ये भी सही बात है। नार्वेस्टर क्या भारत में बहती है? जी नहीं, यही गलत है। नार्वेस्टर भारत में नहीं बहती, यह कहां बहती है? न्यूजीलैंड वाले पार्ट में बहती है। भारत में तो लू प्रवाहित होती है ना। अब देखो इसको रक्त वर्षा क्यों कहते हैं, इसको मैं आपको मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, एकदम समझते रहिएगा। बहुत शानदार पार्टों में से एक है, यह जानना आपके लिए। अब देखिए दोस्त, ये वाला पार्ट है ना, तो ये जो सिरक्को है ये सहारा रेगिस्तान से प्रवाहित होती है, अर्थात उत्तर, ये वाला जो पार्ट है ना इधर को भूमध्य सागर की ओर। अब भूमध्य सागर वाला पार्ट जल है ना, तो जब कोई पवन, याद रखना स्थानीय पवन हो या कोई भी, जब पवन क्या होता है सागर से स्थल की ओर चलती है तो वर्षा कराती है, और स्थल से अगर सागर की ओर तो यहाँ पर धूल कण बवंडर वंडर उड़ते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यह स्थल से सागर की ओर जाती है, फिर आगे स्थल है तो यहाँ से क्या करती है, ये वाष्पन पा जाती है ना, वाष्पीक्रिया होती रहती है, अर्थात जो भूमध्य सागर, बंद सागर या रूम सागर कहानी जो पार्ट है भैया, याद रखिए ये वाष्प होकर उड़ता रहता है। तो यहीं से क्या होता है, फिर अवरोहण आरोहण की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद संघनन प्रक्रिया चालू होती, बादलों का निर्माण होता है, और आगे ले जाकर सिसिली जैसे क्षेत्रों में क्या करती है, वर्षा कराती है। चलो वर्षा तो हो गई, लेकिन ब्लड रेन क्यों है भैया? तो ये जो क्षेत्र है रेगिस्तान का क्षेत्र है, रेगिस्तान का क्षेत्र बलुआ क्षेत्र होता है, और बालू के कण कभी कभी देखे हैं आप लोग लाल लाल होते हैं ना, तो जब बारिश वाले में क्या होता है, वो बूंदों में नहीं, बालू के कण जो रहते हैं जब वो पानी के साथ बूंदों के साथ नीचे गिरते हैं, उस धूल में लड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, रंगीन लाल लाल दिखाई प्रतीत होने लगते हैं, इसीलिए इसे ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहीं से एक है हरमेंटर, जिसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, जो अर्थात गिनी की तरफ प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग खुद जानते हैं कि कितना अच्छा पार्ट यह सारा चल रहा है। बाकी चिनूक वाला ये वाला पार्ट है, जो सॉरी ये वाला पार्ट है कौन सा भैया, ये वाला पार्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाले में हिमभक्षी कहलाती है, यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपने देखा यह कितना शानदार पार्ट था। अब आगे चलते हैं और आगे बहुत शानदार बातें जल्दी जल्दी हम आपको बताकर अपना बहुत शानदार लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को नहीं मिलाइए दोस्त, याद रखिए
रखिएगा। अब भाग 9 में क्या दिया है दोस्त, तो भाग 9 में याद रखिएगा पंचायत की बात की गई। किसकी बात की गई है, पंचायत की बात की गई। जी बिल्कुल एकदम सत्य बात है, पंचायत की बातें की गई है, यह जान लीजिएगा। भाग 8 में किसके बारे में बात की गई है, संघ क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य और भाग 9A में क्या है, नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। ये प्रश्न बहुत बन रहा है पंचायत वाला, हर एक एग्जाम में इसी बार के पीसीएस में देखे होंगे ना, त्रिपटल सरकार कहानी अर्थात अस्तित्व आया कौन भैया, 1991, 92, 93 ऐसे दिया गया था ना। तो 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तभी क्या हुआ था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अर्थात अब 3 स्तर पर सरकारों का गठन, केंद्र स्तर, राज्य स्तर में भी एक और स्थानीय स्तर पर क्या होगा, सरकारों का गठन होगा। और यह पंचवर्षीय योजनाओं में मतलब जैसे 5-5 वर्ष का विधायक संसद का और चुनाव आता, उसी तरह 5 वर्ष का ग्राम प्रधानों का चुनाव भी आएगा। तो इस तरह यह पूरा पार्ट होता है भैया, आप देखे होंगे। और पंचायतों को लेकर के बार बार यहाँ पर क्या होती है सर, जो समस्याएं उत्पन्न है आज, वह बहुत जरूरी है उनको सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि भारत की आज भी जनसंख्या 65% के आसपास कहीं ना कहीं गांव में रहती है, यह जानना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है, 35% के आसपास ही जनसंख्या शहर में रहती है, जिसको क्या है दोस्त, हर गांव को बदलने का सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए इस समय देखे होंगे हर गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें सरकार की तो रोल है, हम लोगों का भी रोल है कि इसको सुधार किया जाए और हो रहे अन्याय, हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर के क्या किया जाए, आवाज उठाई जाए। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। मूल कर्तव्य की बात आई है, फंडामेंटल राइट्स की बात आई है। फंडामेंटल राइट, जिस तरह मौलिक अधिकार आपको अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है आपको प्राप्त है, उसी तरह आपका भी कर्तव्य होता है कि आप अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने क्या है दोस्त, इस पूरे भारत के लिए कुछ ना कुछ करें। और इसके लिए पहले मूल संविधान में तो कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इन्हीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और याद रखिएगा वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से पहले 10 थे और 2002 में इन्हीं याद रखिएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 11वां मौलिक कर्तव्य आया था, जिसमें माता पिता, संरक्षक या अभिभावक को क्या है, अपने बच्चों को शिक्षा देने की बातें की गई हैं। याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे, अब मेरा प्रश्न यही है कि किस समिति के सुझाव पर, ठीक है, किस समिति के सुझाव पर या किस संविधान संशोधन द्वारा या मूल कर्तव्य को क्या है दोस्त संविधान में जोड़ा गया है, यह आपके लिए कमेंट है। आप बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट करिए। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया, निम्न में से सही क्रम चुनिए। अब इसमें देख लीजिए, सही क्रम ये नहीं बताया है कि भैया घटते क्रम में चुनना है कि बढ़ते क्रम में चुना है, लेकिन याद रखिए चोटियों से संबंधित है तो ज्यादातर बड़े की तरफ लोग भागते हैं, यह जानना आपके लिए चाहिए। तो हम लोग भी बड़े की तरफ चलते हैं। अर्थात देख लीजिए भैया, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन दिख रही है, तो माउंट एवरेस्ट दिख रही है, फिर गार्डविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पहले 8,848 मीटर था, लेकिन वर्तमान में 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानना क्या है आपके लिए बहुत जरूरी है। खासकर आप यह जान लीजिए यह कहां पर है, तो नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में है। यह बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है, नेपाल में है, जान लीजिए। यह सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है और कहां पर है, किसमें है भैया, हिमालय में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो अब आपको नहीं याद रखिएगा, एंडीज पे जाना है, जिसका क्या है 7200 किलोमीटर लंबाई बताई गई है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह आप देखे हैं दूसरे नंबर की गार्डविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। और यह कहां पर है भैया, काराकोरम, जो हिमालय का ही पार्ट है, काराकोरम, अर्थात उस पर यह स्थित है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। याद रखिएगा यह भी भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी, लेकिन पूर्ण रूपेण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है भैया, वह नंदा देवी है, जो आपके उत्तराखंड वाले पार्ट पर मिलती है। तो इस तरह यह सारा पार्ट रहा। इसके
बारे में भी आपको हमने सारा चीज बता दिया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और क्या है अंत में दिए गए कूट का सही में उत्तर प्रश्न का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची अर्थात विधायी शक्तियों से संबंधित, याद रखना। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपके लिए कुछ विशेष अधिनियमों का विधिमान्यकरण है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। मैच कर दिया हूं, आंसर तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी संबंधित। तो याद रखिए शक्तियों को 3 पार्टों में बांटा गया है। याद रखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। अगर संघ सूची में पहले 97, वर्तमान में कितना 100 विषय है, याद रखिएगा। इसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? याद रखिएगा वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 54 विषय हैं, ये जान लीजिएगा। संघ सूची पर पूरा कानून बनाने का जो संघ सूची का विषय है, जैसे यूपीएससी आता है, ठीक है, नगरीकरण मतलब जो जनसंख्या वाला पार्ट आता है, ये पूरा पार्ट, तो जो यूपीएससी लेवल के सारे हैं तो उन पर रेलवे भी जान लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आती है जो समवर्ती में भी आती है, राज्य में भी आती है, वह जानना चाहिए आपको क्या है। तो राज्य जैसे पुलिस स्टेट हो गया, पुलिस सब राज्य का विषय है। समवर्ती सूची वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनते हैं, लेकिन किसी को लेकर अगर विवाद बन जाए केंद्र और राज्य को लेकर तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। राज्य सूची का विषय पर राज्य ही कानून बनाता है, लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर क्या है? केंद्र भी अर्थात संघ भी कानून बना सकता, लेकिन इसके लिए एक कोटेशन क्या है? इसके लिए एक बहुत बड़ा वो दिया हुआ है रोक। क्या रोक है भैया? यह जान लीजिए। यह तभी कानून केंद्र सरकार बना सकती है जब केंद्र सरकार मतलब केंद्र स्तर का, कहां का भैया? जो संसद है उसका राज्यसभा पहले यह प्रस्ताव पास करे। राज्यसभा प्रस्ताव पास करेगी। राज्यसभा अर्थात राज्यों की सभा, राज्यों की सभा अर्थात एक राज्यसभा का सदस्य पूरे राज्य का प्रतिनिधि करता है। जी हां, पूरे राज्य का प्रतिनिधि करता है। तो फिर क्या है? राज्य सरकार यह न कह सके कि केंद्र सरकार मनमानी तरीके से क्या कर रही है? कानून को बना रही है। तो दोनों के बीच में जो विरोध है, आज आप देख रहे हो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कितना ज्यादा विरोध, और खासकर पश्चिम बंगाल, और इस समय देख ही लीजिए आप लोग। तो ये जो विरोध है इनको क्या किया जाए? दूर किया जाए और बचा जाए इनसे। इनसे सिर्फ नुकसान ही है, लाभ नहीं है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप लोग बिल्कुल आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेरिज कहां मिलता है भैया? याद रखिएगा पेरिज कहां मिलता है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है। पंपास कहां? दक्षिणी अमेरिका में। जी बिल्कुल। एस्टेपीज यूरोप में। जी हां। लेकिन बिल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं। जी नहीं, बिल्कुल। डाउस है वहां पर। तो यहां पर कहां पर होगा? यह अफ्रीका वाला है ना, यह अफ्रीका में है, याद रखिएगा बिल्ड वाला पार्ट। तो यह अफ्रीका वाले पार्ट को यहां उठाकर रख दिया है, यह गलत है, इसीलिए डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। चीन का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? याद रखना वह वुहान शहर ही है, यहीं से चीन का क्या हुआ था? कोरोना वायरस उठा था। याद रखना यह कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ये नाम कौन दिया था? WHO ने दिया था। याद रखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, यह जानना आपके लिए जरूरी है। और इसे नोवेल कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना कोविड-19, याद रखना नोवेल कोरोना वायरस, यह भी नाम इसका प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में किसका नाम आता है भैया? सबसे ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, यह जानना। इटली, स्पेन, फ्रांस और भैया याद रखिए भारत जैसे देश भी इसको कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। 30 जनवरी 2020 को 30 जनवरी 2020 को पहला केस भारत में अर्थात कोरोना का प्राप्त हुआ था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। कोरोना से क्या है
क्या है भैया, याद है, मास्क है जरूरी, 2 गज है दूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यह जो मतलब कथन था ये बहुत प्रसिद्ध है, आज भी याद रखिए। कोरोना फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है तो आप लोग उचित बनाकर रहिए, दूरी बढ़ाना जरूरी है। कोरोना से बचाव ज्यादा से ज्यादा क्या है भैया, जरूरी है। तो इस तरह आप लोग देखे होंगे, खांसी आना, बुखार आना, बदन दर्द करना, जुखाम आना, ये सब क्या है कोरोना के लक्षण है। छींक आना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या है दोस्त, याद रखिएगा, जरूरी है। इस तरह अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना हुआ है, वैक्सीन बनने में कम से कम 9 से 12 महीने लगते हैं। हर देश की क्या है दोस्त, जो संस्थाएं हैं वह काम कर रही हैं अपना, लेकिन हमारा काम है हम लोग साफ सफाई से रहें, स्वच्छता से रहें, थोड़ा उचित दूरी बना के रहें और हमेशा मास्क लगा के रहें। और इस बार के पीसीएस में इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे भी गए थे, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे कम प्रदूषित कौन सा है, लुंगलेई है जो मिजोरम में है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है भैया, ये भी आ गया है, तो झरिया झारखंड में है, यह जानना आपके लिए जरूरी है, झरिया झारखंड है। अगला देखिए भैया, 1024 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर का प्रश्न था। अगला है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हुआ है, तो कौन हुआ है भैया, याद रखना, यूरोपीय संघ अर्थात जो यूरोपीय संघ है वह कितना है, 28 देशों का समूह है। कितना, 28 देशों का समूह था और इनकी सभी की मुद्रा क्या है भैया, यूरो है। लेकिन इस समय ब्रिटेन इससे हट गया, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से जो अलग होने की प्रक्रिया चल रही तो मार्च 2017 से 2019 के बीच में चल रही थी। और आप देखे होंगे इस यूरोपीय को संघ को लेकर के नहीं, अर्थात कई सरकारें आती हैं, कई सरकारें जाती हैं ना, कई सरकारें आती हैं और कई सरकारें क्या होती हैं दोस्त, जाती हैं। तो इस तरह आप देखे होंगे, और टेरेसा मे को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। तो ब्रिटेन क्या हो गया, अलग हो गया है। तो वर्तमान में इसमें देशों की संख्या कितनी बची है, 10, 27 बची है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रिटेन में भैया जो यूरोपीय संघ है, मैं उसको आपको पूरा पार्ट दिखा दूंगा अभी आगे चल के, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। क्यों अलग हुआ है, मैं इसका एक मैपिंग के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, नहीं ठीक है। उसका राय क्या था कि हमको सबसे ज्यादा, पहली बात तो यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा क्या होता है, धन खर्चा करना होता है, और दूसरी बात फायदा ये सारे स्थलीय देश लेते हैं। देखेंगे आप लोग, जब ये क्या है, यूरोप वाला पार्ट यहां पर है, यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, और यहां से नहीं इंग्लिश चैनल और ड्रोवर जलसंधि क्या करती है, इसको यूरोप से अलग कर देती है, खासकर किसे, यूनाइटेड किंगडम को नहीं। तो इसलिए कहा हम पहले से अलग ही हैं तो हमको और अलग कर दीजिए ताकि हम और अलग हो जाएं। तो इस तरह यह पार्ट है। लेकिन अब यह कहो कि यूरोप से अलग हो जाए, जी नहीं, यूरोप महाद्वीप का ही पार्ट रहेगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे। अब इस पे प्रश्न अगर हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर देखें तो इस पर प्रश्न आपका क्या बनेगा दोस्त, इस पर प्रश्न आपके लिए बनेगा कि यूरोपीय संघ से नहीं, ठीक है, ब्रिटेन क्यों अलग हुआ और इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। आप अपने शब्दों में 150 में लिखकर सेंड कीजिए, बहुत मस्त बनते हैं ऐसे प्रश्न। आगे आपका अगला प्रश्न है भैया, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से करता है भैया, याद रखना, अंडमान से निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल आप कहानी अलग करता है। और अंडमान में ही याद रखना बैरम और नरकुंडम क्या होता है, ज्वालामुखिया, एक सुसुप्त है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ये भैया निकोबार, तो इसी ग्रेट निकोबार में नीचे है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में ही भारत का पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हो दक्षिणतम बिंदु स्थित है। आगे बात करते हैं भैया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्वासी जुडिशरी कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, याद रखिए प्रोसेस, यह समझ लेते हैं क्यों कहलाती है। कि ये इसलिए है कि राष्ट्रपति के मतदान में जब चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, तो निर्वाचन में राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, विधानसभा, कहां की विधानसभा, राज्यों की, ठीक है, विधानसभा लिख लीजिएगा यहां पर, विधानसभा
और कहाँ की, राज्यों की, और एक विधानसभा किसकी है भैया, केंद्र शासित प्रदेशों की है, याद रखना संघ शासित प्रदेशों की है। अर्थात ये सब भाग लेते हैं अर्थात इसमें, लेकिन याद रखना ये सब क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे, निर्वाचित मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, जान लीजिएगा। और खासकर विधानसभा के भाग लेते हैं। अगर विधान परिषद की बात आ जाए तो विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, यह जान लीजिए। क्यों, क्योंकि कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो यह क्या होगा भाई, जो एक प्रकृति न्याय है, नेचर जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें हुई, लेकिन जब क्या होता है, ये तो निर्वाचन में सब भाग लेते हैं, लेकिन जब हटाने की बात आएगी, महाभियोग प्रक्रिया की बात आएगी, तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा ही, और लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये बात आएगा हटाने के समय में, हटाने के समय में याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है भैया, ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पूरा न्याय नहीं हुआ है ना, आधा न्याय हुआ है। चलो भाई, मतलब निर्वाचन करते समय तो आप ले लिए, तो हटाते समय भी तो लीजिए, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगला है भैया 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्या है भैया, जाइर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा किस देश के राष्ट्रपति, तो ब्राजील के आए थे, याद रखना 71वें गणतंत्र दिवस में, यह जानना चाहिए। ब्राजील आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में नहीं अच्छा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, 5वां स्थान रखता है। 6वां स्थान के बाद ऑस्ट्रेलिया का आता है, फिर उसके बाद भारत का स्थान आता है। वही कहवा के उत्पादन में, और खासकर यहाँ की जो विश्व की ही सबसे क्या होती है, बड़ी नदी अफवाह क्षेत्र के तन में, ये अफवाह क्षेत्र, ये बड़ी नदी, लंबी नदी ये वाला हो जाता है। तो लंबी नदी अर्थात जैसे ये भैया चौड़ीकरण की दृष्टि से क्या है, ये अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी, तो वहीं लंबाई की दृष्टि, अब लंबाई इस तरह हो गया, लंबाई की दृष्टि में नील नदी सबसे बड़ी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, लेकिन बड़ी सबसे क्या है भैया, याद रखना अमेजन ही है। लंबी याद रखना सबसे बड़ी कौन है भैया, लंबी सबसे ज्यादा कौन है, वह नील नदी है। तो सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन नदी, और दूसरी लंबी नदी भी अमेजन है, तीसरी है मिसिसिपी, मिसौरी वाली, याद रखना। तो इस तरह ये प्रश्न बनते हैं, और इसी के क्या होता है, अमेजन वन के क्षेत्रों में बहुत बड़ा क्या होता है, वन पाए जाते हैं। जो सदाबहारी वन है वो भी उष्णकटिबंधीय वाले, याद रखिएगा। यहीं पर क्या होता है, इन्हीं वनों से सर्वाधिक क्या होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन निकलती है इन्हीं वनों से। नहीं तो यह भी प्रश्न अगर आता है तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दक्षिण अमेरिका का यह देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उस महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह देश है, उस महाद्वीप का यह सबसे बड़ा क्या है देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और जनसंख्या के मामले में भी याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर को एकदम सही कीजिए। याद रखिए एम स्वामीनाथन किससे संबंधित थे, तो एम स्वामीनाथन याद रखिएगा हरित क्रांति से संबंधित थे। यल के झा किससे, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। वर्जिन कुरियन किससे, दूध उद्योग से संबंधित है। मोरारजी देसाई भारी उद्योग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, भारी उद्योग से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, एम स्वामीनाथन ही कहलाते, जो अभी हैं, याद रखना राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें आगे लाया जा रहा था, याद रखिए ये वाला। आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में इस संदर्भ में सही कथन चुनिए, किसके मतलब किया है, तो क्या सही है। क्या आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे 2019 का खिलाड़ी रोहित शर्मा थे, या फिर आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी 2019 के पैट्स कमिंस थे, या आईसीसी ठीक है प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 वेन स्टोक थे। तो अगर ये तीनों थे तो उपरोक्त सही है। जी हाँ, तीनों थे, इसलिए ये तीनों क्या है भैया, सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। याद रखिएगा वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा, टेस्ट खिलाड़ी पैट कमिंस, और प्लेयर ऑफ द ईयर वेन स्टोक। और यही वेन स्टोक जब 2019 में नहीं क्या भैया, इंग्लैंड और वेल्स
दुश्मनी वर्ल्ड कप हुआ था तो जिस दिन फाइनल था जीत का हीरो यही बने थे ना, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। MS वर्ड क्या है भैया, प्रयोग किया जाता है प्रधान डाटा संसाधन हेतु, प्रधान डाटा संसाधन हेतु। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये जान लीजिएगा। तो वही दाढ़ी ओढ़ी बनाने में अवतल वाले का। आगे देखिए, हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो मिखाइल मिश्स्टिन को क्या है भैया, अर्थात रूस का ही नया राष्ट्रपति बनाया गया है, यह जानना, नया प्रधानमंत्री चुना गया है। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है भैया? वह पहले से ही कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो लगातार कई चले आ रहे हैं भैया बार बार बनते हुए, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही क्या थे, याद रखिए वहां के राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे की बातें, यह बहुत शानदार है कि जो रूस की राजधानी है वो मॉस्को है, वहां की मुद्रा जो है रूबल है। रूस एक यूरोपीय कंट्री में भी आता है और एशिया में, इसलिए इसको यूरोप वाले पार्ट में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि रूस का जो राजधानी मॉस्को है वह कहाँ है भैया, याद रखिएगा, नहीं वह यूरोप वाले पार्ट में पड़ती है। ताशकंद भी रूस में है। और लाल बहादुर शास्त्री की जो घटना हुई थी वह याद करिए, वो ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो एनरिक ने किया था, इसमें नहीं दिया है तो याद रखिए ना ये है ना ये है ना ये है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, मैकमोहन रेखा करती है। और इस समय भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बना हुआ है, यह जानना चाहिए आपको, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, भारत का इनमें से कौन सा राज्य चीन से नहीं लगता है? तो आपको सभी को देख लेना चाहिए। फिर वहां पर रेड दिया है, रेड क्लिफ रेखा भी दिया। तो रेड मतलब क्या होता है? खतरा। और खतरा हमेशा देखे होंगे आतंकवादी लोग करते रहते, पैदा करते रहते हैं, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी मानी जाती है, कहीं कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच भी मानी जाती है। अगर हम अपने सापेक्ष से देखते हैं तो क्या है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान लोग क्या कहते हैं भैया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्यों ऐसा है कि जो ये पीओके वाला पार्ट है जहां पे ये लगती है, वह पीओके वाला पार्ट किसके पास है भैया? वह पाक अधिकृत कश्मीर में है ना, तो पाकिस्तान के कब्जे में है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 29वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोही को दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसको नोट कर लीजिए, ये जरूर आने का संभावना है। अब इनको किस क्षेत्र में दिया गया है ये सरस्वती सम्मान, आप लोग बिल्कुल समझिए, सरस्वती का नाम ही जानकर आपको बिल्कुल आना चाहिए। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहां की है? याद रखिएगा, इसरो 2022 में क्या कर रहा है भैया? गगनयान भेज रहा है, जो मानव भेजेगा। यह जानना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसका हनी। और इसकी जो स्थापना हुई हो 15 अगस्त क्या हुई है भैया? 15 अगस्त, यह जानना चाहिए आपको, 1969 को हुई है। और इसका जो क्या है मुख्यालय हुआ बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के शिवान जी है, याद रखिएगा। तो कहां पर हो रही है? चलकेरे कर्नाटक में स्थापित करने की बात चल रही है, ये जानना आपके लिए। इसरो का जो भैया बहुत बड़ा है, तो विक्रम साराभाई का नाम आप सुने ही होंगे, बहुत ज्यादा अग्रणी है इसमें, प्रथम, याद रखिएगा, अध्यक्षों में भी एक है। और दूसरी बात, जब मंगलयान भारत ने क्या किया था? लॉन्च किया था, क्या? मंगलयान, तो पूरा विश्व याद रखिएगा भारत की तरफ देखा था, ये जान करके। 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। कब भैया? 2013 को लिख लीजिएगा। और 24 सितंबर 2014 को यह क्या हुआ था भैया? अर्थात सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। मंगलयान का अर्थात एक नाम और है मॉम, ठीक है ना, क्या? मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। मार्स मतलब मंगल, याद रखिएगा, इस नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये सबसे न्यूनतम, सबसे पहली बात है, इसरो की महत्ता क्या है? सबसे ज्यादा सफल प्रक्षेपण किया है, याद रखिएगा। दूसरी बात, कम लागत
ताकत में ही नहीं करता है, और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसलिए विश्व के बहुत वह देश जो अभी प्रक्षेपण नहीं कर सकते हैं, जिनको जरूरत है, याद रखिएगा किसके सैटेलाइटों की, वह भारत की तरफ देख रहे हैं। इसलिए भारत का यह बढ़ता हुआ कदम दुनिया के लिए क्या है, एक मिसाल पेश कर रहा है, जिसमें अहम रोल आपकी भी है मेरे दोस्तों। तो आगे की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया भैया, संगीतकार का यह पुरस्कार है, किसे भैया, तो कुलदीप सिंह को याद रखिएगा, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। लता मंगेशकर फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है, तो फ्लिपकार्ट इसमें B2C में आता है, B2C में आता है, यह भी बहुत शानदार प्रश्नों में है। आगे है BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पाली उमरीगर, ठीक है ना, पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह देखे होंगे, भारत के राइट हैंड तेज गेंदबाज हैं, बहुत तेज। 2018-19 में उन्होंने अपनी गेंदबाजी का क्या किया है भैया, बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है, और लगातार प्रथम पायदान पर बने रहते हैं वह गेंदबाजी की रैंकिंग में। इसीलिए, और अभी हाल में हुए आईपीएल जो कहां हुआ है भैया, कहां हुआ है, यूएई में, और 3 ही स्टेडियम थे, याद रखिएगा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। और संयुक्त अरब अमीरात और दुबई, यही 2 स्थानों में यह पूरा आईपीएल खत्म हुआ है, आपको जानना चाहिए। हमारा प्रश्न यही आपसे, यहां आईपीएल का कौन सा संस्करण है, और जो मुंबई अभी हाल में ही फाइनल जीती है, इस बार जो फाइनल जीती है वह उसकी 5वीं किताब है, ठीक है। कौन सी किताब है, 5वीं किताब। सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो कौन, केएल राहुल 670 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था, कसिगो रबाडा ने लिया था, याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न भी आते हैं। दूसरे नंबर में जो सबसे ज्यादा विकेट लिया था वह भारत के जसप्रीत बुमराह साहब ने लिया था, यह जानना आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कोई और नहीं भैया, इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना चाहिए। और लगातार यह बना हुआ है 4थी बार, याद रखिएगा, यह जानना चाहिए। पहला कौन था, आप कमेंट करके दीजिए। पहला स्वच्छ शहर देश का कैसा, जब स्वच्छता का यह अभियान चालू हुआ तो पहली बार किसने बाजी मारी थी, मैसूर ने मारी थी कि मदुरै ने मारी थी कि इंदौर ने मारी थी, या फिर आपका क्या कहा, पृथ्वी का स्वर्ग कहलाने वाला श्रीनगर ने मारा था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, उसमें से एक कमेंट करके जरूर दीजिएगा, मैं देखूंगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि ये कक्षे 10 के प्रश्न है, इसमें आपको बिल्कुल लगाना चाहिए किसका क्या होता है, याद रखिएगा, बोल्ट किसका है, ठीक है, कैलोरी किसका है, तो ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, देख लीजिए, शायद आपको मिल रहा होगा। इसमें बहुत शानदार प्रश्न है, तो इसको आप लोग ऐड कर दीजिएगा, सिर्फ मैचिंग कर दीजिए क्या सही है, अर्थात ये दिया है भैया क्या, अर्थात मात्रक और वो उसकी राशि। आगे देखते हैं भैया, क्या है भैया, सही सुमेलित कीजिए। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, जी बिल्कुल मापी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना, बैरोमीटर से क्या है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, अर्थात ये वाला, इसका 2 बैरोमीटर दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये समझ में आ जाना चाहिए। 4 2 3 1 होगा इसका आंसर, 4 3 2 1, याद रखिएगा, यह अपने आप में खुद बहुत जरूरी है, खुद आप लोगों को लिए जरूरी है। 1 मिनट, गड़बड़ा रहा क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई चौथा, ठीक है। बैरोमीटर से मान लीजिए मैं ये क्या मान लेता हूँ, एक बैरोमीटर से इसको मान लेता हूँ, एक इसको मान लेता हूँ, ठीक है, तब क्या सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो रहा है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि 2 एक ही तरह चल रहा है ना। तो अल्टीमेटम से क्या मापा जाता है, ये सबसे जरूरी है, तो ऊंचाई, हाँ आंसर ये होगा, याद रखिएगा, कौन सा, बी नंबर। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत शानदार है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के देश, भारत है, याद रखिएगा, किसके, भारत के देश, और 4 दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, नागालैंड असम में, सिक्किम पश्चिम बंगाल, मेघालय असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड। तो जो जिसमें नागालैंड है वह
तो अपने यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब एक ही बचा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, तो जी हाँ यही सही होगा। बाकी मैं मैप के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मेरे पास हर चीज है। यह है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है। ये देखिए असम की सीमा इधर लगती है, इधर लगती है, मेघालय की इधर, त्रिपुरा की इधर, मिजोरम की इधर और पश्चिम बंगाल की इधर। लेकिन नागालैंड तो इधर है ना मेरे भाई, तो नागालैंड मणिपुर की तो कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे लगवे नहीं करेगी, यह जानना आपके लिए, और सिक्किम की भी नहीं लगेगी, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब देखते हैं जल्दी जल्दी, बहुत छोटे प्रश्न बचे हैं, इनको खत्म कर देते हैं जल्दी से। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना से निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित? याद रखिएगा ओलंपिक में इनका बहुत बड़ा योगदान था, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र से लेकर के, नहीं याद रखिएगा, यह किससे? बास्केटबॉल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये भैया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके, हीरा का चमकदार दिखाई देना इसका क्या होता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है, याद रखिएगा। एसी बोल्ट का उपचयन तथा अपचयन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। आप खुद जानते हैं, कई बार प्रश्न आया है रेलवे, पीसीएस इत्यादि में ट्रांसफार्मर को लेकर, क्योंकि रोज ट्रांसफार्मर में लोग काम करते हैं ना, गांव में तो रोज खोदते रहते हैं। ठीक है, जब तक जला नहीं देते तब तक उसको खोदते रहते हैं। निम्न में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो B12 को कहा जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। HTML क्या है भैया? ठीक है, यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रिप्टिंग भाषा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम से क्या है भैया? कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटो कहानी। तो पहले क्या हुआ था भैया? इनमें 4 चीजें दी हुई है। क्या? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, इंग्लैंड इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वासीवाद का युद्ध। तो पहले क्या होगा? प्लासीवास कहानी, फिर वनडीवास कहानी, फिर इलाहाबाद की, फिर बंगाल में द्वैध शासन। तो तीसरा चौथा अर्थात पहला ही सही है। ठीक है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। प्लासी का युद्ध 1757 वाला ना, और वाडीवास कहानी 1760, अर्थात जब किसको? फ्रांसीसियों को हराया था, याद रहा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी ना। और याद रखना बंगाल में द्वैध शासन, ये फिर 1905 के बाद वाला जब बंगाल विभाजन होता है, ये जान लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैं भी क्या कर रहा हूं? मेल कर रहा हूं, आप तक अपनी भाषा को पहुंचा रहा हूं। ईमेल जब करूंगा तो बहुत ज्यादा करूंगा ना, तो ईमेल चल रहा है इस समय। यह प्रश्न दोबारा आ गया, कोई बात नहीं दोस्त, इसको मिला ही देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ठीक है, आपात उत्पन्न जर्मनी, आयरलैंड, यह सब मिला दिया हूं। आप लोग इसका आंसर आराम से देख करके दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। चलिए मैं देख ही लेता हूं। पहले का 2 है, ठीक है, पहले का 2, फिर 2, पहला, ये सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका। अगला देखिए सर, अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, फ्रंटॉन, ठीक है, एलोंग, पास्कल, ठीक है, आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? किस भाषा को नींव की पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक को कहा जाता है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला है भैया, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक प्रश्न का आंसर आपको देना है, और बहुत शानदार प्रश्न है इसके, याद रखिए। ठीक है, तो बहुत शानदार है। तो पहला याद रखिए, देखते हैं। बंगाल गंगाधर तिलक ने क्या बाल विवाह पर रोक ली के बहुत ज्यादा रोक लगाने की बात कही थी? कर्नल इस्मैनल ने ठगी पर, याद रखिएगा, बहुत जरूरी था, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी जोर दिया था, और राजा राम मोहन राय सती प्रथा से नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ये बी होगा, ये सी होगा, तो बी ही सही है, याद रखिएगा। नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत। राजा राम मोहन राय की कहानी आपको बताई जाएगी अकबर द्वितीय शासन काल में, और इनका कहानी याद रखना, ये बहुत ही भारतीय पुनर्जागरण में नहीं, इनका सबसे बड़ा रोल, उन्हीं को पिता कहा जाता है ना, राजा राम मोहन राय को, याद रखिएगा। यह अकबर द्वितीय के शासन काल में थे, और अकबर द्वितीय के शासन काल में ही थे। और जब अकबर द्वितीय क्या है भैया, उनकी पेंशन को बढ़ाने के लिए यह इंग्लैंड जाते, तो वहीं पर इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु होती है, और वहीं पर इनका, याद रखिएगा, आप कहानी कब्रवद्र है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर एड्स दिवस के आसपास, यह याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल आराम से। नहीं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सही आंसर दीजिएगा। तो गदर पार्टी का आप जानते ही हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से जानते हैं कि ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो
यह जान लीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ किसकी, अर्थात याद रखिएगा ये कब हुई थी? 1925 में। फिर क्या होता है? कांग्रेस सोसाइटी आपकी स्थापना 1934 में, और हिंदू सोसाइटी की स्थापना अर्थात 1928 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर, बी नंबर 3142, 3142 यह जान लीजिए। एसबीआई के नए प्रबंधक एवं निदेशक कौन बने भैया? यह जान लीजिए चल श्री निवासुल शेट्टी बनाए गए हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एसबीआई ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी पहले 1921 से पहले इंपीरियल बैंक के नाम से इसे जाना जाता था। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यही है भारत की सबसे ऐसी सब बड़ी बैंक जिसकी विश्व मतलब भारत से बाहर अर्थात कई देशों में क्या है मतलब क्या है ब्रांचेस खुली हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही कालक्रम याद करिए। तो सबसे पहले अहमद शाही है, जी हाँ एकदम सही है। फिर आलमगीर द्वितीय है, तो पहला है, तीसरा है, फिर शाह आलम द्वितीय और फिर अकबर द्वितीय। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, अर्थात सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। और ये अकबर द्वितीय का नाम आ ही गया, यह जानना चाहिए। आलमगीर द्वितीय का नाम भी आएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। जब पढ़ाऊंगा अंग्रेजों का पार्ट कभी तो यह बहुत अच्छा है। मौर्य दरबार में भी ग्रीस के राजदूत आए थे। मौर्य दरबार में वह कौन थे भैया? मेगास्थनीज। जब सेलुकस निकेटर से नहीं किसका भैया चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, सेलुकस निकेटर हार जाता है, तो याद रखिएगा वह 4 क्षेत्र और अपनी पुत्री की शादी भी करवाता है, और साथ ही एक दूत भेजता है जिसका नाम मेगास्थनीज। जाओ देखो ताको, ठीक है ना। फिर आगे मेगास्थनीज ही बहुत बड़ी पुस्तक इंडिका की रचना करते हैं, याद रखा, जिसका नाम बार बार आता रहेगा, इंडिका इंडिका इंडिका, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, निम्नलिखित युद्ध का सही कालक्रम चुनिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता ही होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध पता ही होगा कि 1152 में, प्रथम कब हुआ था? 1191 में। तो याद रखिएगा सी का चौथा अर्थात है, तो अर्थात ये वाला सही है। पहला पानीपत का युद्ध जब हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिएगा तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था ना, 1761 अकबर वाला, याद करिए वो समय। फिर आगे आप कहानी क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में नहीं, और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अगला पार्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है? जो नदियां अपने अपवाह क्षेत्र में मिट्टियों का कटाव करके ले जाकर के क्या करती है, उसका छेपड़ समुद्र के तट के पास जाकर कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और जो नदियां क्या होता है, पर्वत और पहाड़ों खासकर भ्रंश घाटियों से बहती है, तो अपने साथ क्या करती है? कंकड़, कंकरीले पत्थर या बालू का छेपड़ करती है, उन्हें वही क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये हस्त पंजे की तरह करती है कौन? नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां। तो याद रखिएगा ये एस्चुरी का, क्यों? क्योंकि ये पर्वतों के बीच से बहती है, तो ये कंकड़ और वही क्या है, पत्थरें तो ना पाएंगी नहीं, तो ये क्या करती हैं? याद रखना एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो पश्चिम से, ठीक है, जो पूर्व की तरफ ज्यादातर नदियां प्रवाहित होती हैं वह ज्यादातर डेल्टा का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा 99% में बात कर रहा हूं। और फिर जो पूर्व से क्या है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, वो क्या है भैया? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इनमें से प्रश्न कौन सा आंसर सही होगा? महानदी। महानदी डेल्टा करती है, बाकी सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, याद रखना। नर्मदा सबसे ज्यादा है एस्चुरी, और यह जानना आपके लिए जरूरी है। नर्मदा का याद रखना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है अपने आप में नर्मदा नदी का, खासकर सरदार सरोवर बांध को लेकर तो और ज्यादा है। और जब सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा लगी है, याद रखिएगा कहां? गुजरात में, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा तो इस बांध के पास ही लगी है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्या कर दे भैया? क्षमादान कर दे, बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 72 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे, जी नहीं, भारत का न्याय मतलब राष्ट्रपति ये नहीं करता है। अनुच्छेद 124 के तहत क्या है भैया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के पास पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। सिर्फ क्या
कर सकता है, अर्थात जब संसद उसको पारित कर देगा तो आदेश देगा कि आप हट जाइए, बाकी आपातकाल की घोषणा कर सकता, अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी जान लीजिएगा, यह जितनी भी पावर है राष्ट्रपति की, यह स्वविवेक की शक्ति नहीं है, यह सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। जी हां, बिल्कुल एकदम सही बात है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान का प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऐसे शब्द जो भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं थे वह क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द नहीं सम्मिलित थे। इनको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। यह जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ये प्रश्न लास्ट पार्ट का पायदान है, ज्यादा 2 मिनट। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहां है भैया? तो आप माइक्रोसॉफ्ट को लेकर बिल गेट्स का नाम हमेशा सुनते रहे होंगे। याद रखें, जो पहले दुनिया में पहले आदमी थे ना, अमीर आदमी, पहले बहुत दिनों तक बने थे, लेकिन अब इस समय अमेजॉन कंपनी के मालिक है ना, तो यूएसए में है इसका मुख्यालय। यह जानना आपके लिए जरूरी है। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, बहुत शानदार योजनाओं में से एक है भैया, किसने किया है? वह कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार। अर्थात कोई कृषक अर्थात जिसकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है किसान की, तो 5 लाख रुपए तक के देने की बात है। बाकी अगर क्षति होती है, जैसे चोट वोट लग जाती है, तो उसके लिए अलग प्रावधान है, यह जानना चाहिए। कर्क रेखा भारत के मतलब इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती? तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री पर आपकी क्या है भैया? कर्क रेखा है। यह जानना आपके लिए जरूरी है। और कहां पर है? नॉर्थ में है, यह जानना। साउथ में मकर रेखा है 23.5 डिग्री पर, यह जानकर। तो कर्क रेखा इनमें से देख लीजिए, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 राज्यों से जाती है। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत जरूरी था। अगला है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, यह जानना चाहिए। ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा आपकी क्या है? एक अदिश राशि है। यह बिल्कुल एकदम सही बात है। उपरोक्त में से सभी नहीं। संवेग आपकी अदिश राशि और बल अघूर्ण भी नहीं है, यह जान लीजिए। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पृथ्वी की ये सतह है, इस सतह पर आप खड़े हैं और इस सतह से आप अगर कोई वस्तु क्या होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से अगर आप फेंकते हैं इस स्पीड से, तो यह फिर क्या चली जाएगी? वापस नहीं आ जाएगी, ये वापस नहीं आएगी, अर्थात यह अंतरिक्ष में चली जाएगी और वहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है और वहीं पर ये क्या करने लगेगी? भ्रमण करने लगेगी। यह जानना आपके लिए जरूरी है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है भैया? याद रखना, जीएसटी क्या है? केवल केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर, केवल राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष कर? जी नहीं, केंद्र राज्य दोनों, याद रखें, केंद्र राज्य दोनों अप्रत्यक्ष कर। और जीएसटी जब 2017 में आया था, जुलाई, याद करिए वो दिन, ठीक है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड सर्विस एंड टैक्स ना, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, याद रखिए। वस्तु एवं सेवा कर बहुत शानदार था और पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग क्या है? टैक्स नहीं दे रहे हैं ना दोस्त, टैक्स नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा, भारत में मात्र 2 से 3% लोग ही टैक्स दे रहे थे उस समय में। अब जिससे बढ़ करके प्रतिशतता क्या हुई है? आगे आई है। बहुत ज्यादा लोग अब टैक्स पे करना शुरू कर दिए और कुछ सिखा दिए। आज भी हम लोग टैक्स से बचते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? फिर सरकार कैसे काम करेगी? यह भी बात बहुत ज्यादा आती है, याद रखिएगा। फिर एटीएम का संक्षिप्त रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह जानना आपके लिए, जो रोज आप यूज करते हो, इसका भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर लास्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां हुआ था? यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, यह गुवाहाटी में कहां किया गया है? याद रखना, गुवाहाटी में किया गया है। बहुत शानदार प्रश्नों में से एक है। असम वाले पार्ट में याद रखिएगा, गुवाहाटी वाले पार्ट में यह है, यह जानकर आपको जरूरी है। तो यह 3रा संस्करण था, याद रखिएगा। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई और तीसरा गुवाहाटी। तो पहला कब हुआ था? यह प्रश्न अगर आता है तो याद रखिएगा 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 की उस डेट को याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? नई दिल्ली
अर्थात न्यू दिल्ली से क्या किया था भैया, इसका स्लोगन मतलब चालू किया था। ठीक है, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, और बच्चों को आना है आगे, और बच्चों के लिए हर साल क्या होता है, इसमें प्रतियोगिता होती है, उनको निःशुल्क क्या है रखा जाता है। और अभी देखे होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं, भारत में बहुत बड़े खेल के क्या किया गया है, कॉलेज की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यहां से भी प्रश्न बहुत शानदार आते हैं, याद रखिएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा भैया, नई दिल्ली के, याद रखना, इंदिरा गांधी अखाड़ा मैदान, इंदिरा गांधी अखाड़ा मैदान से यह प्रारंभ किया था। आप भी खेलिए, आप भी बढ़िए और आगे आइए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो जिस क्षेत्र में महारत हासिल किया है ना, और जिसका जिस क्षेत्र में लगाव है, वही क्षेत्र में उसे कार्य करना चाहिए, ताकि वो क्या है, बाद में कभी असफल हो तो उसके अंदर दुख की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया दोस्त, गलती कर दिया। जी नहीं, आपको हमेशा संपूर्ण समर्पण करना है। याद रखना, जहां जहां क्या होती है, चाह हो वहीं राह हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे कल एक नए जोश और एक नए शानदार टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।